हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोर्सेस में स्वागत है और यह समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज है। इसमें अभी हम लोग फ्रांसीसी समाजशास्त्री एमिल डर्कहाइम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अपने पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने यह समझा कि किस प्रकार से एमिल डर्कहाइम समाज के विज्ञान की स्थापना के लिए कुछ नियम बताते हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों का क्या महत्व है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की, जिसमें कि सामाजिक तथ्य क्या होते हैं, सामाजिक तथ्यों के प्रकार कौन कौन से हैं, उनकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं और उनकी जो दो प्रमुख विशेषताएं बाह्यता और बाध्यता है उसको भी हम लोगों ने डिटेल में समझा था। इसके बाद से इसी कड़ी में हम लोगों ने समाजशास्त्रीय पद्धति जो है एमिल डर्कहाइम का समाज को अध्ययन करने के लिए कौन से नियम होने चाहिए, सामाजिक तथ्यों को अध्ययन करने के लिए कौन से नियम होने चाहिए, इसके लिए डर्कहाइम ने समाजशास्त्रीय पद्धति दिया था और इसमें इन्होंने 4 नियमों की विवेचना की है। इसके बारे में भी हम लोग अपने पिछले लेक्चर में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें कि सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम, सामान्य एवं व्याधिकीय में विभेद के नियम, सामाजिक प्ररूप के वर्गीकरण के नियम तथा सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियम, इन सभी के बारे में हम लोग अपने पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। आज इसी कड़ी में एमिल डर्कहाइम के तुलनात्मक अध्ययन के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी जब भी एमिल डर्कहाइम को पढ़े होंगे तो इनका कंपैरेटिव मेथड अर्थात तुलनात्मक अध्ययन जो है यह अक्सर करके पढ़े होंगे कि एमिल डर्कहाइम ने समाज को समझने के लिए तुलनात्मक अध्ययन किया था अर्थात कंपैरेटिव स्टडी किया था। तो इसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझेंगे कि आखिर में इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया कैसे था। सबसे पहले तो अगर तुलना की बात होती है तो हम सभी यह देखते हैं कि जो दैनिक जीवन है, हमारे डेली के रोज़मर्रा की जो जीवन है, इसमें भी हम तुलनाएं करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी खास स्थिति में ही तुलना करते हैं, बल्कि दिन की शुरुआत होती है तभी से एक तुलनाओं का सिलसिला जो होता है वह प्रारंभ हो जाता है। और कैसे होता है इसको हम लोग समझेंगे। जब हम दैनिक जीवन में तुलनाओं की बात करते हैं तो जैसे मान लेते हैं कि जब हम टीवी ऑन करते हैं और उसके सामने जब बैठते हैं तो बहुत सारे विज्ञापन हमारे सामने दिखाई देते हैं। जैसे कि देखेंगे बहुत सारे टूथपेस्ट दिखाई देते हैं, दंत मंजन जो होता है, बहुत सारे ब्रशेज होते हैं, बहुत सारे तरीके के कपड़ों का ऐड होता है, चाय है, कॉफ़ी है, चॉकलेट है, बिस्किट्स हैं, नमकीन हैं, बहुत सारे तरीके की चीज़ों का हमारे सामने विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है। और यह क्यों किया जाता है? क्योंकि जो दर्शकगण हैं उनका ध्यान उनकी तरफ जाए। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब दर्शक टीवी में विज्ञापन को देखते हैं तो फिर वह कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं कि हमारे लिए कौन ज़्यादा सूटेबल है, हम किसको उचित माने और उसको अपने रोज़मर्रा के जीवन में प्रयोग करें। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो विज्ञापन है यह भी कहीं ना कहीं हमें तुलना करने के लिए मजबूर करते हैं कि जो भी है, जैसे अभी चाय की हम वैरायटी देख लें तो बहुत अलग अलग ब्रांड की चाय हमको देखने को मिलेगी। जैसे ताज की चाय देखने को मिलती है, टाटा की चाय देखने को मिलती है, रेड लेबल की है, बहुत सारी वैरायटी है। लेकिन इसमें से कोई व्यक्ति कौन सा चूज कर रहा है या सेलेक्ट कर रहा है, यह व्यक्ति कहीं ना कहीं तुलना करके ही सेलेक्ट करता है कि हमारे किचन में कौन सी चाय पत्ती होनी चाहिए। या इसी प्रकार से अगर कोई राजनीतिक चुनाव है तो उसमें जो उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़ा है ये तो वो तरह तरह की, चाहे वो पार्टी हो चाहे वह उम्मीदवार हो, जनता को तरह तरह के लुभावने देती हैं कि इससे पार्टी की तरफ जनता का ध्यान आकर्षित हो। तो इस प्रकार से देखा जाए तो दैनिक जीवन में या किसी भी जीवन के किसी भी पहलू में हम
तुलनाओं का सिलसिला देखते रहते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में एक प्रश्न अवश्य उठना चाहिए कि आखिर में तुलना करते किसके बीच में हैं? क्या हम किसी के बीच में भी तुलना कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तुलना हम किसके बीच में करेंगे? जब हमें लगेगा कि दो वस्तुएं तुलना करने योग्य हैं, अर्थात दोनों में समानताएं पाई जा रही हैं, एक टक्कर की जब दो चीज़ें होती हैं, तब हम उनमें तुलना कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने इग्नू का ही एक आर्टिकल मेंशन किया है, ये एक बोध प्रश्न है जो कि छात्र को या छात्राओं को खुद ही करना रहता है। तो इसमें दिया है कि अब आपके सामने कुछ नई स्थितियाँ रखी जा रही हैं, आप सोचिए कि क्या इनमें तुलना करना सार्थक है? सही कोष्ठ पर चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर हम यह देखेंगे कि आखिर में जो भी यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं, क्या इनमें हम तुलना कर सकते हैं? ये सार्थक है या निरर्थक है? इसमें तुलना करना हमारे लिए सही है या इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है? तो जैसे कि है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हम देखेंगे तो काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं। सबसे पहली समानता तो यही है कि दोनों एक पास में ही दोनों राज्य सटे हुए हैं। दूसरे हिंदी भाषी स्टेट हैं। इसमें बहुत सारी समानताएं हैं, जो रहन सहन है, बोलचाल के तरीके हैं या सोचने का भी तरीका काफ़ी हद तक एक जैसा ही है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन दोनों में अगर हम तुलना करें तो यह सार्थक है। वहीं पर अगर हम उत्तर प्रदेश की तुलना मणिपुर से करते हैं तो मणिपुर और उत्तर प्रदेश में दोनों में बहुत अंतर है। हम देखेंगे भारत का जो मणिपुर है, तो मणिपुर की भाषा अलग हो जाती है, वहाँ का रहन सहन अलग हो जाता है, वहाँ की जो क्षेत्रफल है वो भी अलग है। अलग तरीके से ही वहाँ का सोशलाइजेशन जो बोलेंगे कि सामाजिकरण लोगों का एक अलग ही तरीके का होता है, और वहीं पर उत्तर प्रदेश का कुछ अलग तरीके से है। तो उत्तर प्रदेश का मणिपुर से हम तुलना नहीं कर सकते हैं, यह तुलना निरर्थक होगा। इसी प्रकार से मणिपुर और गोवा का तुलना करना सार्थक माना जाएगा। क्यों? क्योंकि गोवा भी एक छोटा स्टेट है और मणिपुर भी एक छोटा स्टेट है। गोवा में भी आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है और मणिपुर में भी जो आबादी है वह बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इन दोनों के बीच में तुलना हम कर सकते हैं। ऐसे ही लखनऊ और जयपुर की तुलना करना सार्थक है या निरर्थक है? तो लखनऊ को हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी शहर है। इसी प्रकार से जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी शहर है। इन दोनों में भी तुलना करना सार्थक होगा। ऐसे ही पटना व दिल्ली में क्या हम तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पटना की कंडीशन हम अलग देखते हैं। पटना का रहन सहन, पटना की जो एक जीवन शैली है, उसमें काफ़ी अंतर मिलेगा दिल्ली के जीवन शैली की तुलना में। ऐसे ही एक आखिरी जो उदाहरण है, ये आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट कर देगा कि क्या हम राजा भोज और गंगू तेली के बीच में तुलना कर सकते हैं। या अक्सर करके ये कहावत हम लोग सुने हैं कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो ये हमारे कहने का अर्थ है कि राजा भोज और गंगू तेली में कुछ भी समानता देखने को नहीं मिलती है, अर्थात यहाँ पर दोनों की तुलना की ही नहीं जा सकती है। दोनों की तुलना अगर हम करते हैं तो वह निरर्थक माना जाएगा। तो इस प्रकार से दरखाइम बताते हैं कि कैसे कोई भी व्यक्ति है वह दैनिक जीवन में भी तमाम तुलनाएं करता है, और लेकिन यह हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या यह तुलना करना सार्थक है या निरर्थक है। हमें यह तुलना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यह उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे इसी कड़ी में दरखाइम ने 3 प्रकार की तुलनाएं बताए हैं, इसके बारे में हम लोग अपने अगले क्लास में अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।